रोगी, धरण और नीरा। धरण धरती, रोगी, नीरा पानी, धरती पवन, अग्नि आकाशा, यानी सब रोगी। कैसा रोग है? पवन आकाश आदि सब रोगी। रोगी सूर्य चंद्रमा, ये कैसा रोग है? रोगी त्रिदेवा, रोगी सकल संसार। हमें उस रोग को समझना होगा। मेरे पास कई लोग आते हैं, आकर अपनी तकलीफ बताते हैं। अभी कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने उनको कहा बात करेंगे, अभी नहीं। वजह एक होती है, यहाँ मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, लोग बातचीत करते हैं, मैं करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि उनको माकूल जवाब दूँ। तो कुछ लोग आकर कहते हैं कि हमें तकलीफ़ है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और बेचैनी रहती है। ये एक बैड सिग्नल है। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार एक बात बोली है, जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आए, आपको भूख नहीं लगे, आप थोड़े बेचैन रहे, आप सावधान हो जाना, इसको हल्के में मत लेना। यही महान रोगों का पहला पड़ाव है, यही कैंसर की प्री स्टेज है। बरगद का पेड़ जवान होने में बहुत लंबा टाइम लेता है। इस तरह कुछ रोग हैं जो मैच्योर होने में बहुत टाइम लेते हैं। कैंसर एक दिन में नहीं होता है। कैंसर एक दिन में नहीं होता है। लोग प्रॉपर अपने शरीर का चेकअप नहीं कराते। डॉक्टर हैं भाई, हर डॉक्टर जब MBBS करता है, BMS करता है, उसे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट है, पढ़े वो भी हैं पूरे शरीर के लिए। अब स्पेशलिस्ट क्या है? जैसे बोन स्पेशलिस्ट है, उसी पर 5 साल अध्ययन किया है इसने। ENT स्पेशलिस्ट, उसने आँख, गले और नाक पर लंबा अध्ययन किया है। लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो बता देता है चेकअप कराओ या कुछ दवा लो और कुछ मेडिसिन देता है। वो एक प्राथमिक चिकित्सा है, लेकिन रोग के निदान को ठीक समझने के लिए फिर आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना होगा जिसके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट है। उदाहरण के लिए कुछ लोग विदेशों में जाते हैं। अभी टाटा वालों ने एयर एशिया एक देश के साथ कंबाइंड होकर के लिए, ज़बान पर देश का नाम नहीं आ रहा है, वहाँ लोग विज़िट के लिए भी जाते हैं दक्षिण एशिया में, सिंगापुर। अब सिंगापुर में मैं कोई उनका प्रचारक नहीं हूँ। सिंगापुर में विशेष रूप से किडनी आदि का पूरा संसाधन है। लोग प्रॉपर चेकिंग नहीं कर। अब यहाँ एक सवाल आया, मैंने बैठते ही एक शब्द कहा था, रोगी पवन, रोगी आकाशा।
रोग तो जानना है ना। इसी तरह साहब कह रहे हैं, नानक दुखिया, साहब कह रहे हैं तन धर कोई सुखी न देखा, जो देखा वो दुखिया। नानक देव जी भी कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार। हमें दुख को समझना है, उसकी जड़ तक जाना है। कुछ जीव जंतुओं के पास बड़ी ज़बरदस्त ताकतें हैं। गिद्ध 900 किलोमीटर देख सकती है, गिद्ध 900 किलोमीटर देखती है। आप सोचें, इस तरह भंवरा 12 किलोमीटर तक खुशबू लेगा। क्या उसके नाक में इतनी ताकत है? कुत्ते की सिंगड़ शक्ति बहुत तेज है। कैंसर की प्री स्टेज को डॉक्टर नहीं समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे वैद्य थे, बहुत अच्छे, इसलिए उनसे कुछ सीखा था मैं। कैंसर की प्री स्टेज है जब आपको भूख नहीं लगे, आपको नींद नहीं आए, आपके जिस्म में बेचैनी रहे, जी अटपटा सा लगे, आप उस अवस्था में सावधान हो जाना। अभी डॉक्टरों ने एक शोध किया बड़ा ज़बरदस्त। डॉक्टर लोग कैंसर के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, बड़े रिसर्च कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक रिसर्च किया, उसमें ये निकाला कि कुत्ता कैंसर की प्री स्टेज को जान सकता है। कुत्ते की सिंगड़ शक्ति बड़ी तेज है। कुत्ते को ट्रेंड किया, कैंसर के मरीज को वो सूंघता रहा। उसको पता चल गया कि कैंसर के मरीज की क्या गंध निकलती है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो कुत्ता क्यों ले जाते हैं? कुत्ता देखते हैं इस कमरे में कौन आया था, वो गंध लेता है, वो सब चीज़ लेता है, फिर वो ढूंढने लगता है, उस टाइप की जहाँ गंध मिली उसको पकड़ता है। तो डॉक्टरों ने अकल लड़ाई कि इस तरह वो कैसे लेता है, आदमी की श्वास को सूंघेगा। जिनको कैंसर होने वाला है वो प्री स्टेज से भी गुप्त स्टेज में है, प्री स्टेज नहीं, उससे भी पहले की स्थिति को पकड़ता है। वो फिर उस आदमी की श्वास सूंघता है और जान जाता है इस आदमी को कैंसर होने वाला है। क्या बात है, इंसान पता नहीं कर सका, वो बता दे। उस समय इलाज इजी है। ठीक वैसा ही है, एक भयंकर बरगद का पेड़ है, उसका पौधा है, उसको खींच के निकाल सकते हो आप प्री स्टेज में, लेकिन मैच्योर हो गया, 100 हाथी भी खींचेंगे तभी भी नहीं निकल सकेगा। यहाँ मेरा एक अभिप्राय है, हमें ये जानना होगा क्या रोग है। आखिर साहब क्यों कह रहे हैं सकल रोग की औषध नाम? रोग है क्या? क्यों कह रहे हैं रोगी पूरा संसार है? रोगी सूरज चंद्रमा तारे, रोगी 33 कोटि देव आदि। क्या बात है। जब लोग महापुरुषों की वाणी को ठीक से नहीं समझ सके तो बात का बतंगड़ मानकर छोड़ दिया। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, देखिए क्या चीज़ होती है। अभी एक मक्खी आई, पंखे पर मक्खी नहीं आती है, वजह क्या? पंखा बहुत तेज नहीं चल रहा है, मक्खी मेरे बाजू पर आकर बैठी, यूं यूं करके उड़ गई। क्या वजह है पंखे पर?
मच्छर और मक्खी दोनों नहीं आते। कोई सज्जन बताए। इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मक्खी और मच्छर, जब इन पर हमला करो, इनके पंख स्पंदनशील है। जहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर आया, बाकी प्रेशर नहीं है किसी साइड से, जिस साइड से प्रेशर आया वो जान जाते हैं यहाँ से हमला हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही। ठीक है, मक्खी जान गई, लेकिन आपको कोई पीछे से तमाचा मारने आए, चाहे कितने पढ़े लिखे हो, आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, उसमें ये स्पंदन था उसकी पंखों में, इसलिए उसने यहाँ अपनी सेफ्टी नहीं समझी कि जिस एरिया में अभी मैं जा रहा हूँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ, चली गई। आप कहो तो मैं अभी पंखा बंद कर दूंगा, कई मक्खियाँ आ गई। तो इस तरह से ये सब रोगी हैं। और नानक देव जी वाणी में क्या कह रहे हैं? सकल रोग की औषध नाम। और साहब क्या बोल रहे हैं? सभय रसायन मैं किया, नहीं नाम समको है। रसायन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल। जो फिजिक्सोलॉजी करते हैं उसको हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन यानी केमिकल्स। दवाएं आमतौर पर घुलित होती है, इसलिए रसायन, उनको केमिकल कहा। सभय रसायन मैं किया। पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटे, शाबाश। थोड़ा आगे, हाँ पीछे बैठो। सभय रसायन मैं किया, सभी दवाएं मैंने की, नहीं नाम समकोए। हमें इस पर आना होगा, देखना होगा। पहला देखना है रोग क्या है, क्यों सब रोगी है। सब पर कोई ऐसी ताकत है अपना प्रभाव डाल रही है। हर इंसान रोगी है। पुराने ज़माने में एक ट्रेडिशन थी, जब भी कोई किसी से मिलता था हाथ मिलाता था और पूछते थे भाई बाल बच्चे ठीक है, कुशल मंगल हो, तंदुरुस्ती कैसी है। ये ट्रेडिशन थी। मेरे पिता बड़े इंटेलिजेंट थे। जैसे सुकृत का अटैचमेंट मुझसे है काफ़ी, इस तरह मेरा अटैचमेंट पिताजी से ज़्यादा था, उनके साथ चला जाता था। तो बचपन से ही सीखने को मिला। तो पूछते हैं भाई लड़के बच्चे ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, तंदुरुस्ती ठीक है, सब कह रहे थे हाथ मिलाकर। कुशल कुशल सबको कहे, कुशल न देखा कोई। रोग हैं क्या, हमें रोगों को समझना होगा। रोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा में तो रोग है नहीं, शरीर में रोग है। काचे कुंभ न पानी ठहरे। नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं कि सब रोगी है, सब दुखी है। थोड़ा सा देखते हैं दुख क्या है। और साहब एक शब्द कह रहे हैं, देह धरे का दंड है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। जिनका निदान साधारणतः परहेज से हो जाता है। मान लीजिए खान पान से भी रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन भयंकर रोग अंदर है हर इंसान में, वो थोड़े उपचार से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो भयंकर रोग हैं बड़े अद्भुत अजीब हैं। ये रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब में है।
इनसे विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े शांत और शील और शिष्ट नजर आते हैं देखने में, लेकिन मौका आने पर वो बड़े आक्रांता हो जाते हैं। हमें धर्मशास्त्रों से पढ़ने को मिला है, ये क्रोध सब पर हावी हो जाता है। वासुदेव कृष्ण ने एक बात साफ कही थी कि महाभारत युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म ने कहा था शस्त्र तो मैं उठवा लूंगा। आप थोड़ा विचार करना मेरी बात पर। ये सेंटेंस महाभारत सीरियल का दिखा। यही बात जब वासुदेव कृष्ण के पास दुर्योधन और पांडव सहायता के पास आए, सहायता के लिए आए, तो वासुदेव कृष्ण ने पूछा, पर पैर की तरफ युधिष्ठिर अर्जुन वगैरह खड़े थे और दुर्योधन सर की तरफ था। जब पहले वो पांडवों से बात करने लगे, दुर्योधन ने ऐतराज किया, मैं पहले आया हूं। ये बात में आए मेरे। बोला हाँ दुर्योधन हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र पहले इन पर पड़ी। उन्होंने कहा हम आपकी सहायता लेने आए महाभारत युद्ध के लिए। वासुदेव कृष्ण के पास नारायणी सेना थी जो बड़ी तेज थी। वासुदेव कृष्ण ने एक बात रखी सामने कि भाई इस युद्ध में मैं खुद शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखो ये बहुत बड़ी चालाकी थी। आप देखें, कहा मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं अकेला। और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहां जो नारायणी सेना चाहता है वो ले ले, या मुझे चाहता है वो ले ले। ये एक दाव था, इसको दुर्योधन नहीं समझ सका। वो क्या दाव था सुनना। ये गीत आता था, ये महाभारत की कथा, इसमें छल कपट की है व्यथा, ये यानी इसमें छल और कपट भी है। दुर्योधन से कहा पहले तुम आए, पहले तुम मांगो। दुर्योधन ने कहा नारायणी सेना। पांडवों से पूछा, बोला हम आपको ही चाहते हैं। अब इसमें दाव क्या था, कौन बताएगा? इस बात में क्या दाव था? क्या बोले? बात इतनी नहीं है। शाबाश, बैठ जाओ। उत्तर जब टू द पॉइंट मिलता है, मैं जोर से ताली बजाता हूँ। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे हमें कोई मांगे तो हमने तो फिर भी आप ही की बात माननी है ना सबसे पहले। बैठो बैठो। मेरे ख्याल से आप अपने उत्तर से पूरे संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं ना? हाँ
जब भी युद्ध हुई कोई जनरल बॉर्डर पर नहीं गया है। क्या है क्या? प्लान करता है पूरी युद्ध कैसे करना है, समझे? जनरल प्लान करता है पूरी, फिर वो आदेश देता है। इस तरह महाभारत का जनरल था वासुदेव कृष्ण। यहाँ पहुँचना था क्या? उसी की प्लानिंग से पूरा काम हो रहा था। कैसे, मैं बताता हूँ। अर्जुन के अपना कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था जो अकाट्य था, इसलिए 4-5 दिन वासुदेव कृष्ण ऐसे रथ चलाया कि कर्ण और अर्जुन का आमना सामना न हो। ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग है। जो महाभारत को ठीक से पढ़ लिया, ये एल के अडवाणी ने बोला है, वो पूरी राजनीति समझ जाएगा। और जो रामायण का पूरा अध्ययन किया, वो पूरी जीवन शैली समझ जाएगा। ठीक है? किसी भी धर्मशास्त्र की अवहेलना करना बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि इतिहास को पढ़ने वाला भी आदमी बुद्धिमान होता है। वासुदेव कृष्ण जानता था अगर ये पूरी लड़ाई जीते हैं, वो प्लानिंग से जीते हैं। ठीक है? मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ। जब घटोत्कच को भेजा था युद्ध के लिए, घटोत्कच ने विनाश मचा दिया। भीम का पुत्र था ना। दुर्योधन भी परास्त हो गया, उसके आगे सभी हो गए। बहुत शक्ति थी, कोई भी शस्त्र जाए तोड़ के फेंक देता था वो। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र हैं, इससे इसको मारो। घटोत्कच को ब्रह्मास्त्र से मारो। उसने कहा नहीं, ये मैं किसी काम के लिए रखा हूँ। बोला ये पूरी सेना का विध्वंस कर रहा है। बोला, और भीम, उसने दुर्योधन को भी नचा दिया था घटोत्कच ने। अंत में दुर्योधन ने उसको बाध्य किया, घटोत्कच पूरी सेना का विनाश कर देगा, हम फिर कैसे लड़ेंगे। ब्रह्मास्त्र चला इस पर। कर्ण नहीं तैयार था। कर्ण जानता था ब्रह्मास्त्र, उसको वरदान जब दिया था उसने गुरु से छल किया था। कर्ण ने ब्राह्मण होकर के शिक्षा ली थी, तब कहा था केवल ये ब्रह्मास्त्र जो तेरे पास शक्ति है एक टाइम के लिए रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। घटोत्कच को जब वो ब्रह्मास्त्र मारा तो घटोत्कच बहुत दुखी होकर गिरने वाला था। तो भीम ने क्या कहा, शत्रुओं के ऊपर गिरो हे पुत्र। और वासुदेव कृष्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। भीम को गुस्सा आया, मेरा पुत्र मर गया, आप खुश हो रहे? मैं तो सीरियल, फिल्में वगैरह ये सब नहीं देख रहा हूँ। भीम ने ऐतराज़ किया, मेरा पुत्र मारा गया, आप खुश हो रहे हैं? वासुदेव कृष्ण ने कहा हाँ। ये ब्रह्मास्त्र के कर्ण केवल एक बार चला सकता था, इसलिए मैंने घटोत्कच को आगे किया ताकि ये ब्रह्मास्त्र इस पर मारे। देखिए प्लानिंग कैसी है, प्लानिंग नहीं है। इसलिए कहते हैं छल कपट की ये लड़ाई देखकर होती व्यथा, ये महाभारत की कथा। इस तरह हर जगह पूरी प्लानिंग किसकी थी? वासुदेव कृष्ण की। इस तरह एक जर्नल के पराक्रम के कारण से ही
बांग्लादेश में भारत को विजय मिली थी। एक प्लानिंग है। तो इस तरह ये पूरी प्लानिंग थी। कोई जर्नल युद्ध भूमि में नहीं जाता, ठीक है, पूरी प्लानिंग करता है वो कि वार कैसे लड़ेंगे। उसको पता है युद्ध लड़ने के लिए अपने शत्रु से एक नियम है, पहले शत्रु को समझो, शत्रु की ताकत को समझो, उसके सहायकों को समझो, उसके पास क्या शस्त्र है ये समझो, नहीं तो तुम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस तरह आपका शत्रु मन है, इसे समझना है, इसकी ताकत समझना है, इसके पास क्या क्या शस्त्र है आपको परास्त करने के लिए, ये समझना है। कोई अगर बंधा हुआ है, जब तक बंधन को नहीं समझेगा कैसे छूटेगा। एक प्रॉब्लम होती है जो पजामा पहनते, कभी कभी नाड़े में गांठ लग जाती है, आदमी खींचता जाता है, जब खींचता जाता है वो कस जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, फिर नाड़ा ही काटना पड़ता है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में दे। तो शत्रु को जब ये भी जानना है इसको मदद कौन कर रहा है, इसको हेल्प कहाँ से मिल रही है। भारत की तुलना में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति कुछ भी नहीं है। कन्वेंशनल पावर में इंडिया की 3rd नंबर ताकत वर्ल्ड की इंडिया है, सबसे शक्तिशाली सेना में। अब वो किससे लड़ रहा था, उसको 2 देशों से सपोर्ट शुरू से मिल रही थी, लोगों ने ये नहीं अनुभव किया। कश्मीर का एक हिस्सा जब कुछ लोगों ने गद्दारी की हरि सिंह की सेना में, तो पहले ही चला गया था। नाम कबालियों का था, सेना पूरी पाकिस्तान की थी, सेना पूरी पाकिस्तान की थी। तो वो हिस्सा उसने देखा मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इंडिया का मैप, मुश्किल था, बीच में सियाचिन है। उसने चाइना को दिया, वही अक्साई चीन है, ठीक है। यहाँ से उनकी दोस्ती का गठबंधन हुआ और अक्साई चीन वार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना को दे दिया कि वो नहीं संभाल सकता था, अपना पूरा कंसंट्रेशन गिलगिट साइड में कर दिया उसने। इसलिए दोनों की दोस्ती है, उसको मदद कर रहा था। इसी तरह पाकिस्तान भी उसको हेल्प करता था। अमेरिका पेटेंट हेल्प करता था उसकी। आपने नहीं सुना 71 के वार में 7वां बेड़ा जो आ रहा था उसमें घातक हथियार थे। अगर वो बेड़ा बांग्लादेश तक पहुंच जाता था तो लड़ाई लंबी खिंचनी थी, बड़ा मुश्किल था। लेकिन रसिया बीच में आया, उसने अमेरिका को वार्निंग दिया हमारी युद्ध संधि है इनके साथ, वार एग्रीमेंट, युद्ध संधि है, अगर आपने इस पर हमला किया तो मेरे बेड़े को मैं वहीं रास्ते में नष्ट कर दूंगा, नहीं तो लौट जाओ। तो वो बेड़ा रिटर्न हो गया था। जिनको पता वो हाथ खड़ा करे। अगर वो पहुंच जाता तो बहुत दिन लंबा ये युद्ध चलना था, हमारी भी कैजुअल्टी होना था। तो दुश्मन को कौन मदद कर रहा है उनको भी देखना है। ये इंद्रियां जड़ है पर बड़ी शक्तिशाली है। इनका सपोर्टर कौन है, पर्दे के पीछे बहुत काम हो रहा है। ये इतनी घातक है, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों का तप नाश कर दिया, योग नष्ट कर दिया, नियम नष्ट कर दिए।
कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोध में भस्म कर दिया। देखा, इसका मतलब है इन इंद्रियों का सहायक मैन पावर मन है, इस पर दुनिया है ही नहीं, इस पर दुनिया नहीं है। ये सपोर्ट कर रहा है इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जड़ है। विषय भोग शिष्यनेन्द्रिय तो अंधी है, इसकी अनुभूति ब्रेन कराता है और इंद्रियां कराती है। इस तरह जितनी भी बाकी ये सब सी चीज़ें हैं, इसका संचालन मन कर रहा है। ये फैक्टर इतना महत्वपूर्ण है। और आश्चर्य ये है, मन पर कोई बोल ही नहीं रहा है, मन पर कोई बोल ही नहीं रहा है, ये सहायक है। उदाहरण के लिए एक संकल्प भेजा विषय आनंद का, कामदेव को भी उधर भेज दिया। अब कामदेव सवार हुआ, कामदेव ने एक आनंद की अनुभूति प्रारंभ कर दी। कभी कभी आप देखते होंगे विषयों का चिंतन करने से भी आपको आनंद मिल रहा है। इसलिए वेद में मैथुन अष्टप्रकरण ने लिखा है, ये सब अंदर से चल रहा है, इंद्रियां तो थोती हैं, इंद्रियां थोती है। इस तरह इन सब का संचालन एक शातिर ताकत कर रही है, जो इंसान को बाहर नहीं निकलने दे रही है। अब यहाँ साहब का ये साफ साफ हिसाब है, इस दिमाग चाहे तुम हो बीरबल के नाना, नहीं कुछ कर सकोगे। हम इसी पॉइंट पर दौड़े हैं। यही डॉक्टर कुलदीप एक दिन कह रहा था, 52 साल से एक ही पॉइंट पर आ पड़े हैं। सही बात है, हम एक ही पॉइंट पर दौड़े, उसके क्रॉस में ही नहीं जा रहे हम। इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। साहब ने तो जैसे छोटे बच्चे को माँ एक सरल भाषा में नहीं बोलती है, ऐसी सरल भाषा में बोला है। साहब ने अपने गहन आध्यात्मिक रहस्य इतनी सरल भाषा में बोले हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत सरल भाषा में बोल दिया। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, और ये नचा रहा है। मेरे ख्याल से जितना साहब ने 2 चीज़ों पर बोला है 4-5 चीज़ों पर। पहला सतलोक पर बहुत बोला साहब, दूसरा गुरु पर तो बहुत बोल दिया, तीसरा आत्मा पर इतना बोला है कि पूछो मत, चौथा मन पर बहुत कह दिया, पांचवा माया और इंद्रियों पर साहब ने बहुत कह दिया। मेनली साहब इन 5 चीज़ों पर उनकी स्पीच डिपेंड है, और कोई आधार ही नहीं है। पर इन सबको विविध तरीकों से, विविध प्रमाणों से उन्होंने उजागर किया है। रामायण तो एक ही श्लोक में समाप्त थी, आदि रामायण दशरथ जन्मम, उस श्लोक से पूरा है। गोस्वामी जी को 18,608 चौपाइयाँ क्यों बोलनी पड़ी? सरलीकृत करने के लिए, उसे सरल करने के लिए बोलना पड़ा। इस तरह ओवरऑल अगर साहब की पूरी शिक्षा को देखोगे तो ये 6-7 चीज़ों पर डिपेंड है। पहला, सतलोक और परम पुरुष कैसा है। पहला, उस लोक की बहुत व्याख्या की है, आकर्षित किया। जैसे एक एजेंट किसी चीज़ का अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करता है। ये चीज़ मैंने खुद देखी। मेरे सेक्रेटरी पारसनाथ मौर्य को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो एम्स के एक डॉक्टर रिटायर होने के बाद फैजाबाद में, सिंह साहब राजपूत थे, वो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनसे बातचीत की कि कैसे हैं ये। स्वाभाविक है कि विशेष कार्यकर्ता थे, वो मेरे सचिव थे, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। अच्छा है, किसी ने बताया कि गुरुजी हैं करके, तो वो लिहाज भी किया। इतने में एक एजेंट आ गया, उसने एक दवा की एडवर्टाइजमेंट की। डॉक्टर साहब को एजेंट कितना तेज था। उदाहरण के लिए एनासिन, पहले सर दर्द के लिए खा रहे थे ना,
उसने उसके बैड इफ़ेक्ट बोले, और जो न्यू दवा निकली उसने बोला कि कैसे कैसे वैज्ञानिक लोगों ने इसको शोध किया है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत वेल उसने ब्रीफ किया उस डॉक्टर को जो हार्ट स्पेशलिस्ट था, और कुछ दवाएं दे गया। अब सवाल ये उठा रूपलाल, वो जो एजेंट था दवाएं भी फ्री में दे के गया, इतनी देर उसके सामने बोला भी, मंतव्य क्या था? समझाए कोई मुझे? ये चाहता था कि डॉक्टर उसकी दवाई प्रिस्क्राइब करे ताकि दवाई उसकी और मार्केट में बिके। वेरी गुड, सीधी सीधी तो बात है ना कि डॉक्टर को वो ये मेडिसिन दे गया, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर गया कि इस दवा का ये है, बाकी जो दवा पहले थी उनका साइड इफ़ेक्ट है। बड़ा वेल उसने ब्रीफ किया उसको। मैं कुर्सी पर बैठा था, ऐसे आगे डॉक्टर साहब बैठे थे, बीच में वो आकर बोलने लगा। एजेंट को जल्दी थी, उन्होंने मेरी और डॉक्टर साहब की बात अधूरी रखी, अपना शुरू किया मामला। झोला भी था उसके पास, वेल इंग्लिश बोल रहा था, बहुत अच्छी तरह से उसने डॉक्टर साहब को यानी ब्रेन वॉश किया डॉक्टर साहब का, और कहा इस दवा की ये खूबी है। वाह, एजेंट का तो बहुत बड़ा महत्व है। इसी पर तो पलटू साहब एक बात कह रहे हैं ना, साहब की दरबार में करता केवल संत। एजेंट कोई बोंदू को नहीं भेजना था उस कंपनी ने, ठीक है। जिन्होंने दवा का क्रिएशन किया, एक्सपर्ट को ही तो ढूंढते हैं ना। इसीलिए पलटू साहब क्या कह रहे हैं, साहब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। हाँ वाह, आगे बोल रहे हैं, साहब की दरबार में करता केवल संत। हाँ, यानी परम पुरुष के परम एजेंट है वो। करता केवल संत, हुक्म में उनके साहब। हाँ, उनकी हुक्म में साहब है। ये कौन बोल रहे हैं? पलटू साहब बोल रहे हैं। वो जो करे सो वाजिब, वो जो भी करे उस पर परम पुरुष को एतराज़ नहीं है। क्या बात है। इसी प्रकार से भैया इन सभी को जो आपके अंदर उपमपोह मचाए हुए हैं, उन एक एक को आप आँख को कभी भी नहीं दबा सकते हैं। ये दौड़ेगी सुंदरता की तरफ। डिले डिफीट टू जस्टिस। पहले राजा लोग उसी समय फैसला कर देते थे, दरबार लगाते थे, मंत्रियों से राय लेते थे, फैसला उसी टाइम। ये नहीं कि मर्डर किया 15 साल तक वो जिंदा है, नहीं, वो फैसला कर देते थे। तो चोर से उसको मौत की सजा दी। चोर से आकर पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा माँ से मिलना चाहता। जब माँ से मिला, माँ को गले लगाकर उसके गले में काटा, जोर ख़त्म करना चाह रहा था। चोर अपनी माँ को ख़त्म करना चाहता था, बड़ी मुश्किल से उसकी माँ को बचाया। राजा ने पूछा तुम ऐसा क्यों किए? बोला जो आज मुझे फांसी मिल रही है इसकी हकदार ये है, कारण ये है। मैं उदाहरण देता हूँ। बचपन में छोटी छोटी चोरियां करके लाता था, माँ कहती थी शाबाश शाबाश, छिपा कर रख। धीरे धीरे मैं चोरी में मैं परफेक्ट हो गया। मैं अपनी बात बताता हूँ। कभी किसी के यहाँ से हम अमरूद तोड़ के आते थे, माँ को पता चलता था, बेलने से कूटती थी। 1-1.5 साल का बच्चा माँ को मुक्के मार रहा था इधर। मैंने पंतु को बोला कुछ तो बोलना नहीं। देखा कितनी चालाक है, इस साइड से आई है कि ये सेफ एरिया, थोड़ा यहाँ वाइब्रेशन जो है वो नहीं आएगी। देख लिया? वाह, किसने सिखाया इसको? आत्मदेव चेतन है। फिर मैं उसको डांटा। मैं कहा तुझे जो भी खाना, ऐसा उसने कई बार किया था पहले, पकड़ा गया। ऐसा कई बार किया था। तो इस तरह से अंदर बैठी वो शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं, ठीक है। ये जीव जंतुओं में भी मक्खी ने कैसा आइडिया लगाया कि इधर सेफ नहीं हो, इधर आ जाए। हाँ फौजी, इतनी बड़ी अकल लड़ाई उसने। उसने देखा इधर
पंखे की वाइब्रेशन के कारण मुझ पर होने वाले हमले का मुझे पता नहीं चलेगा। इधर वाइब्रेशन कम है, इधर अगर मुझे कुछ करने आया तो मुझे पता चल जाएगा। कभी भी देखना मक्खी का मुंह इधर है, आप इधर से मारना, या मच्छर भी पहले उड़ जाएगी। क्या उसको पीछे आंख है क्या? उसने स्पंदन लिया कि इधर से फोर्स एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमला है, उड़ जाती है। प्रकृति ने उनको ये चीज़ दी। इसलिए एक है साधे सब सदे, ये बाय बर्थ है सबके अंदर। क्रोध भी है, लोभ भी है, काम भी है, काम भी है। बच्चे चंचल ऐसे नहीं है, ये काम के कारण चंचल है, ठीक है। बच्चे में सेक्स कब आता है? जिस दिन फीड शुरू किया उस दिन आ जाएगा, ठीक है। उसी दिन रक्त बनना शुरू हुआ जब से, तब से आएगा। इस तरह साहब ने इन सभी रोगों की जड़ बता दी, मन है। इन सबको मन संचालित कर रहा है। उदाहरण दूं, ये इतनी रिस्क लेकर के आ रही है। अब सवाल उठा, ये मेरे हाथ पर क्या करने आई? मैं नारियल का तेल लगाता हूँ, ये बहुत टॉप चीज़ है, उसमें नारियल का अंश है, इसको खाने आई, ठीक है। मुंह के पास क्यों मक्खी मंडराती है? इनकी सिंगड़ने शक्ति बड़ी तेज है, आंख भी बड़ी तेज है। वो देखती है अंदर कुछ है। जिनके मुंह में कभी मक्खी घुस गई हो, हाथ खड़ा करना, कोई नहीं करेगा, मेरे भी घुसे। अब देखो मैं पकड़ लूँगा। जिनके मुंह में कभी मक्खी नहीं घुसी हो वो हाथ खड़ा करो। 4-5 किया, यानी बाकी ये कौन, क्या झूठ बोलने वाले बैठे हैं क्या? 4-5 आदमी के मुंह में मक्खी नहीं गई है, इसका मतलब है सबके मुंह में गई। मैंने तो स्वीकार किया, मेरे मुंह में भी गई। स्वीकार तो करो ना कम से कम। इस तरह से ये बाई बर्थ है सब में, यही बंधन का कारण है। आपका बैरी और कोई नहीं है। काम क्रोध मन ही उपजावे, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाई करे ब्याला। इसको कोई भी काबू नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत अपेल है, बहुत चंचल है, बहुत शक्तिशाली है। शरीर का रोम रोम मन की आज्ञा का पालन करता है। क्या बात है साहब की वाणी की। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन ही सुरमा मन ही कायर, मन ही आए काल कराला। हाँ, काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन पर जो असवार हैं, ऐसा बिरला कोई। अब एक प्रश्न उठता है, इसको कैसे काबू करें? ये किसको नचा रहा है? बड़े बड़े धुरंधर को। इस पर कोई जा ही नहीं रहा है। रोना तो इसी बात का है। जो जो फार्मूले भक्ति क्षेत्र में बताए जा रहे हैं वो सब अपने अपने हित के लिए बताए जा रहे हैं। पर बात यह है, साहब कह रहे हैं सास कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे चटपटे आई। इस तरह से अब साहब क्या करें? एक है साधे सब सधे। इसलिए जो जिस पर मन है, मन बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा रोग है मन। साफ साफ तो कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव को नचाकर बेहाल करता है। जीव के संग मन काल का वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। हाँ, जीव के साथ मन रूपी काल है और अज्ञानी लोग इसी के कहने पर चल रहे हैं। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक बन और।